हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है राजस्थानी लोक कथा। तो बच्चों, राजस्थान प्रांत की एक लोक कथा को यहाँ दिया गया है। लोक कथा यानी कि लोगों की कथा, जो ज़्यादातर क्या है, श्रुति के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है। तो आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। हमारे देश के अलग अलग प्रांतों की कई लोक कथाएं हैं जो सीख देने के साथ साथ मनोरंजन भी करती हैं। राजस्थान की एक ऐसी ही लोक कथा का इस पाठ में वर्णन किया गया है। एक समझदार बेटे ने किस प्रकार अपनी सूझबूझ से अपने पिता के साथ हुए अन्याय और बेइज्जती का बदला लिया। तो आइए बच्चों, इस कहानी को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा भी। किसी गांव में एक बूढ़ा चौधरी रोज की तरह अपनी गाड़ी में लकड़ियां बांधकर पास के एक नगर में बेचने के लिए आया। वहां से गुजरते हुए सेठ ने गाड़ी को नजर भर कर देखा और चौधरी से पूछा, बाबा गाड़ी का क्या लेगा। चौधरी ने भी बड़प्पन दिखाते हुए कहा, बड़प्पन यानी कि अपना क्या बड़ा दिल दिखाते हुए कहा, एक ही दाम है, पूरे 5 रुपए लूंगा। सेठ बोला, बाबा चल जैसी तेरी मर्जी, गाड़ी के पूरे 5 रुपए ही दूंगा। चल जल्दी चल, गाड़ी मेरी हवेली तक तो ले चल। हवेली पहुंचकर चौधरी ने पहले गाड़ी में जुते बैलों की गर्दन से गाड़ी का जुआ हटाया, बैलों को एक तरफ बांधा, फिर गाड़ी में रखी सारी लकड़ियां निकालकर आंगन में रख दी। सेठ ने भी खुशी खुशी चौधरी को 5 रुपए दे दिए। चौधरी अपने बैलों को फिर से गाड़ी में जोतने लगा तो सेठ चिल्लाया, गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना, मैंने इनकी पूरी कीमत चुकाई है, ये सब अब मेरे हैं। याद कर, मैंने गाड़ी का मोल पूछा था या फिर लकड़ियों का। 5 रुपए से एक भी रुपया कम दिया हो तो कहना। गाड़ी का मोल करते वक्त बैल जुते हुए थे कि नहीं। सिर में सफेदी आ चुकी है, इसलिए बिल्कुल सच बोलना। एक दिन सबको भगवान के घर मुंह दिखाना है। चौधरी के तो होशो हवास गुम, काटो तो खून नहीं। बड़ा डरते डरते बोला, सेठ जी बैल जूते हुए जरूर थे, पर मैंने तो लकड़ियों का दाम बताया था। गाड़ी बैल भी कहीं 5 रुपए में आते हैं। सेठ जी ने छूटते ही कहा, पर मैंने तो गाड़ी का दाम पूछा था, गाड़ी बैल 5 रुपए में आते हैं या नहीं ये तू जान। आदमी को जुबान से नहीं पलटना चाहिए, अब चुपचाप चलता बन। चौधरी बूढ़ा तो था ही, चतुर बिल्कुल भी नहीं था। सेठ के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया, अपनी पगड़ी तक उसके पांव में रख दी और रोते हुए बोला, मेरे समझने में भूल हो गई मालिक, आप तो बड़े हो, गरीब पर दया करो। सेठ के कान पर जू तक न रेंगी। बच्चों, ये मुहावरा है, कान पर जू तक न रेंगना, यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ना। तो सेठ जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अड़ा रहा अपनी बात पर। चौधरी को समझाया कि दुनिया में जबान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जबान की ही बरकत होती है। जो जबान से पलट जाए वह आदमी कैसा। अगर तेरी तरह सब जबान से पलटने लगे तो दुनिया का काम कैसे चलेगा। बेचारा चौधरी भारी दिल से बाहर निकला और पैर पटकता हुआ गांव आ गया। चौधरी के 4 जवान पुत्र थे। घर पहुंचते ही बड़े बेटे ने पूछा, बाबा बैलगाड़ी कहाँ छोड़ आए, रास्ते में खराब हो गई क्या, बहुत परेशानी हुई क्या। बाबा ने खींच कर कहा, बैलगाड़ी तो सेठ के ठिकाने लगी, उस चतुर सुजान सेठ के आगे मेरी एक न चली। परेशानी तो इतनी हुई कि शहर से पांव रगड़ता आ रहा हूँ। बच्चों, पांव रगड़ता हुआ आ रहा हूँ यानी कि शहर से गांव तक पैदल ही चलकर आ रहा हूँ। तुम में हिम्मत हो तो कुछ करो, मैं तो हार गया। चौधरी ने पूरी बात अपने बेटों को बताई और सुनकर उनकी आंखों में खून उतर आया। बच्चों, खून उतर आना यानी कि ये भी एक मुहावरा है। खून उतर आना यानी कि बहुत ज्यादा क्रोध आना। पिता की दशा देखकर तीनों बड़े बेटों ने कहा, चलो
हमें सेठ की हवेली दिखा दो, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देना यानी कि उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसकी इतनी हिम्मत कि यों राह चलते गाड़ी बैल रख लिए। ये सोचकर ही बेटे आग बबूला हो रहे थे कि पिता ने अपनी पगड़ी सेठ के पाँव में रखी। पर सबसे छोटा बेटा कुछ और ही उधेड़ बुन में था। वह कुछ सोचकर बोला, मैं अकेला ही उस सेठ से निपट लूंगा। कल मैं दूसरी गाड़ी में लकड़ियां ले जाऊंगा, सेठ की जबान से ही उसे बांधूंगा। उसी का तराजू, उसी की बाट और उसी के भाव से उसका हिसाब चुकता करूंगा। सबको पता था कि सबसे छोटा पुत्र जो एक बार सोच लेता है वो करके ही दिखाता है। दूसरे दिन वह मुंह अंधेरे घर से गाड़ी में लकड़ियां लाद कर निकला और नगर के उसी चौक में गाड़ी खड़ी की। पिता ने सेठ का हुलिया अच्छी तरह समझा दिया था। कल का दांव सेठ जी के लिए बहुत मुफीद रहा था। मुफीद रहना यानी कि उसके मन के जैसा रहा था, यानी कि जैसा वो चाह रहा था। उसकी सफलता से फूला वह आज फिर वहीं आया। लकड़ियों से भरी गाड़ी देखकर उसकी बाँछें खिल गई। पास जाकर पूछा, चौधरी गाड़ी बिकाऊ है क्या? चौधरी का छोटा बेटा देखते ही समझ गया कि यह वही धूर्त सेठ है, इसीलिए उसने भी कहा, सेठ जी बेचने ही तो आया हूँ। सेठ जी तो अपने घमंड में चूर था। गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए पूछा, तो एक ही कीमत बता दे, इस गाड़ी का क्या लेगा? मुझसे मोल भाव नहीं होता। बेटे ने भी कहा, सेठ जी मैं भी दो टूक बात करता हूँ, फिजूल मोल भाव में क्या रखा है? साफ साफ बता दूँ, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूंगा। आपको जचता हो तो बोलो। सेठ मन ही मन मुस्कुराया कि ये तो कल वाले बाबा से भी भोला है। मुट्ठी का क्या है, 1 टका बंद कर ले और 2 भी। बंद मुट्ठी का तो खोलने से पता चलता है। फिर ऊपरी मन से बोला, गाड़ी का दाम तो तू ज्यादा बता रहा है, पर अब राजा कर्ण की बेला कौन छिक छिक करे। चल मेरी हवेली, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके ही दूंगा। चौधरी का बेटा भी मन ही मन बुदबुदाया, अब इसे जिंदगी भर के लिए लकड़ियां खरीदना न भुला दिया तो अपना यह मुंह लेकर घर न जाऊंगा। हवेली पहुंचते ही सेठ ने कहा, बोहनी के बखत पहले दाम पल्ले बांध ले। तो बच्चों बोहनी के बखत का मतलब क्या है? बखत यानी कि वक्त, ये लोक भाषा का शब्द है। बोहनी यानी कि जब क्या होता है, पूरे दिन भर में सबसे पहली कोई बिक्री होती है दुकानदार की, तो वो उसको क्या कहता है, बोहनी। और बखत यानी कि वक्त। बोहनी के बखत पहले दाम पल्ले बांध ले, यानी कि पहले क्या ले ले, तो उसका दाम ले ले, फिर गाड़ी खोलना। इतना कहकर सेठ हवेली के भीतर गया और दोनों मुट्ठियों में 1-1 टका बंद करके चौधरी के बेटे के पास आकर बोला, ले अपने दाम। सेठ टके देने के लिए मुट्ठियां खोल ही रहा था कि गाड़ी वाले ने झट उसका हाथ पकड़ लिया। फिर अपनी कमर में खुसा पेन हंसिया निकाल कर बोला, सेठ जी मुट्ठियां मत खोलो, ये तो अब साथ ही जाएंगी। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। सेठ हैरान होकर गुस्से से बोला, यह क्या बक रहा है? चौधरी का लड़का बोला, बक नहीं रहा हूँ सेठ, जो सौदा ठहरा है वही बता रहा हूँ। तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल बिकते हैं तो टकों के साथ मुट्ठियाँ भी जाएंगी। इतना कहकर उसने सेठ की कलाई पर हंसिए का हल्का सा रगड़ा दिया। सेठ जोर से चिल्लाया, छोड़ दो चौधरी, दया कर मुझ पर, मुझसे गलती नहीं पाप हो गया है। कल के गाड़ी बैल भी वापस ले जा। गाड़ी बैल का भला मैं क्या करूँगा, मैंने तो मजाक किया था। चौधरी ने गुस्से में उसकी कलाई मोड़ते हुए कहा, मेरे पिता भी कल गिड़गिड़ाया, पाँव में पगड़ी रखी पर तुम नहीं पसीजे, अब जबान पलटते हो। जबान से तो लाखों का लेन देन होता है। 2 मुट्ठी टके की बात पक्की हुई थी कि नहीं, बोलो। पल भर में सेठ को सारा नफा नुकसान समझ में आ गया। हकलाते हुए बोला, जबान तो की थी पर टकों के साथ मुट्ठियां कटने का मुझे ध्यान नहीं रहा। अब जो तू कहे करने को तैयार हूँ, बस तू मेरा हाथ छोड़ दे, तेरे हाथ जोड़ता हूँ मैं। बेटा उसकी नकल उतारते हुए बोला, ध्यान नहीं रहा
तुम्हें क्यों ध्यान रहेगा? बूढ़े आदमी से गाड़ी बैल छीनते वक्त पूरा ध्यान था। ये बोलते बोलते उसने हंसिए का एक रगड़ा और दिया। सेठ बलि के बकरे की तरह कांपते हुए बोला, गाड़ी के साथ दंड के 500 रुपये भी दूंगा, मेरा हाथ छोड़ दो। उसे ऐसे कांपते हुए देखकर चौधरी के बेटे को हंसी आ गई। वह सेठ का उपहास करते हुए बोला, बच्चों उपहास करना यानी कि उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, इसी हिम्मत के जोर पर बेचारे भोले भाले लोगों को ठगते हो? चलो मेरे पाँव में पगड़ी रखो और 7 बार अपनी नाक रगड़ो। सेठ ने मन ही मन सोचा, सर सलामत रहना चाहिए, पगड़ी पाँव में रखने से क्या बिगड़ता है, नाक रगड़ने से कोई घिस थोड़ा ही जाएगी। तुरंत अपनी पगड़ी पाँव में रख दी, फिर गिनकर 7 बार जमीन पर नाक रगड़ी। चौधरी का बेटा फिर तुनक कर बोला, अब चुपचाप 500 रुपये लाओ और हमारे गाड़ी बैल भी वापस करो, ज्यादा चू चपड़ की तो हंसिए से आते निकाल लूंगा। सेठ तो उसके बाद ऐसा चुप हुआ मानो मुंह में दही जमाया हुआ हो। वैसे ही किया जैसा चौधरी के बेटे ने कहा था। चौधरी का समझदार बेटा दोनों बैलगाड़ियों के साथ खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। और साथ ही आपने जो ये मनोरंजक कहानी सुनी, इसके लेखक थे विजयदान दे था। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी मत कीजिए, और साथ ही अभ्यास भी करते रहिए।